सुप्रभात विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे थे आधुनिक काव्य के अंतर्गत हमारे सिलेबस में प्रमुख कवियों की विशेषताओं व उनकी रचनाओं के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान कह सकते हैं। इनका जन्म 1911 से 1987 में हुआ। 1987 में इनका निधन हुआ। और अज्ञे जी का पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो इनका उपनाम है। ये विज्ञान वर्ग के छात्र हैं। इन्होंने अपने विचारों से हिंदी साहित्य में एक नए युग का प्रारंभ किया। उस युग को हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं और विचारकों ने प्रयोगवाद का जनक अज्ञे को ही बताया है। अज्ञे ने 1943 में एक पत्रिका निकाली, तार सप्तक। अज्ञे जी ने एक पत्रिका निकाली थी 1943 में, तार सप्तक। और इस पत्रिका में समकालीन 7 प्रमुख कवियों की कविताएं छपती थी, जिनमें अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, भारतभूषण अग्रवाल आदि। तो इस पत्रिका के द्वारा ही प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है और अज्ञे जी को प्रयोगवाद का जनक। अज्ञे जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में हम नाम ले सकते हैं। इनका जो पहला काव्य संग्रह था वो था भग्नदूत, और इनकी कविताओं का संग्रह है सदा नीरा, जो 2 भाग हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में हम नाम ले सकते हैं बावरा अहेरी, इनकी कविता। और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है कितनी नावों में कितनी बार। इस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। और वीणा के आंगन के द्वार पर रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इनकी रचनाओं में हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार आदि का नाम लिया जा सकता है। इन्होंने उपन्यास में शेखर एक जीवनी, जिसके 2 भाग हैं, जिसमें क्रांतिकारी विचारों का समावेश है। इसके अलावा इन्होंने संपादन में भी योगदान दिया हिंदी साहित्य के अंतर्गत। और इनका जितना वर्णन किया जाए उतना कम होगा, इसलिए हम इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले जो काव्यगत विशेषता है इनकी, नए शिल्प का अन्वेषण। इन्होंने अपने काव्य में नए शिल्पों का प्रयोग किया, जो इन्होंने प्राचीन कवियों
पूर्ववर्ती जो लेखक थे उनको अनुसरण न करके इन्होंने नए उपमानों का प्रयोग किया, जो हिंदी साहित्य में नए प्रयोगों के लिए एक मार्ग खोल दिया। और इनके काव्य में नए नए उपमान, आड़ी तिरछी पंक्तियाँ, मुक्तक छंद, शब्दों को तोड़ मरोड़ आदि प्रकार के प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किए, जो इनके नए शिल्प के अन्वेषण को दर्शाता है। आइए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे इन्होंने काव्य में एक नया प्रयोग किया, उदाहरण देखते हैं। 3 पैरों पर खड़ा धैर्य धन गधा। यहाँ पर धैर्य को गधे के समान बताया है। और कांच की चूड़ी का टुकड़ा, ये कुछ नए उपमान हैं जो इन्होंने काव्य में प्रयोग किए। अगला है आत्मनिष्ठ अनुभूति। आत्मनिष्ठ अनुभूति अर्थात अपने स्वयं की विचारों को इन्होंने जो महसूस किया, उसी अनुभूति को इन्होंने अपने काव्य में दर्शाया है। और स्वयं के विचारों को ही उस काल के प्रयोगवादी कवि स्वयं के जो विचार थे, आत्मा के मन के जो विचार थे, आत्मा में जो सवाल उठते थे, उन्हीं को अपने काव्य में शामिल किया। आइए एक उदाहरण देखते हैं जिसमें मनुष्य को एक नदी के द्वीप के समान बताया है। तो देखिए, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको जीवन की एक पंक्ति दे दो, हमें भी एक इनमें पंक्ति दे दो। यह है द्वीप अकेला, इसको भी पंक्ति दे दो। अर्थात ये मनुष्य द्वीप के समान है, टापू के समान है, इसको भी एक नए समाज की आवश्यकता है, इसको भी समाज में शामिल कर लो। तो इसमें आत्मानुभूति की ज़्यादा झलक मिलती है। अगला जो इनकी काव्यगत विशेषता है वह है प्रेम भावना का निरूपण। प्रेम भावना का निरूपण। इनके काव्य में प्रेम को अधिक महत्व दिया है और लौकिक प्रेम में भी रोमांसिक प्रेम को इन्होंने महत्व दिया है। और ये व्यक्तिगत और शारीरिक प्रेम को अधिक महत्व दिया है अपने काव्य में। आइए इनका एक उदाहरण देखते हैं। प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी, वासना के पंख सी फैली हुई थी, धारित्री सत्य सी निर्लज नंगी और समर्पित। इन पंक्तियों में प्रेम भावना का निरूपण है, लेकिन इसमें शारीरिक प्रेम की ओर ज़्यादा इशारा किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अज्ञे जी के काव्य में प्रेम भावना के निरूपण को भी प्रेम भावना को भी स्थान दिया है। अगला देखते हैं दुखवाद की नवीन व्याख्या। दुखवाद की नवीन व्याख्या। प्रयोगवादी कवियों ने अपने स्वयं को दुख को एक अलग ढंग से प्रस्तुत किया और उसकी नवीन व्याख्या की अपने मनोभावों के अनुसार। उसी प्रकार अज्ञे जी ने भी अपने निजी अनुभव को महत्व दिया, वह अपने निजी अनुभव की एक नवीन व्याख्या की और इन्होंने अपने काव्य में भी दिखाया है। और दुख जब व्यक्ति के जीवन में आता है
तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को संवार के जाता है। यही इन्होंने अपने काव्य में कहा है। एक उदाहरण देखते हैं, दुख सबको मांझता है। इनकी एक काव्य पंक्ति है, दुख सबको मांझता है। और एक कंपटीशन एग्जामों में भी पूछी जाती है पंक्तियाँ, नेट, जेआरएफ आदि एग्जामों में, फर्स्ट ग्रेड। तो इन्होंने दुख की एक नवीन व्याख्या की है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये सही साबित है कि जो दुख है वो व्यक्ति को मांझता है, अर्थात निखारता है वो। अगला देखते हैं, क्षणवादी चिंतन। प्रयोगवादी कवियों की विचारधारा क्षणवादी चिंतन थी उनका चिंतन क्षणवाद पे आधारित था। वे मनुष्य जीवन को नश्वर मानते हुए अपने काव्य में क्षणवाद भावना को प्रचारित किया। और इनकी कुछ रचनाएं हैं। आगे जी की रचना है हरी घास पर क्षण भर, और इसमें ये बताया है कि मनुष्य जीवन का जो अंत है वो कभी भी हो सकता है और हमें क्षणवाद में विश्वास रखना चाहिए कि जिस प्रकार हरी घास होती है वो क्षण भर के लिए ही होती है, वो कभी भी सूख सकती है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन का भी कभी भी अंत हो सकता है। अर्थात जो प्रयोगवादी कवि थे वो क्षणवाद में विश्वास रखते हैं। आगे जी ने भी क्षणवादी विचारधारा का प्रसार किया है। आइए एक उदाहरण देखते हैं, फूल को प्यार करो पर झरे तो झर जाने दो। और दूसरा उदाहरण देखिए, एक क्षण होने का सत्य के अज्ञात का। यहाँ पर फूल को प्यार करो पर झरे तो झर जाने दो। यहाँ पर व्यक्ति का संकेत है, आज्ञा जी का संकेत है कि फूल को प्यार करो। सृष्टि में जितनी भी रचनाएं हैं उनसे प्रेम करो, आपसे जीवन से प्रेम करो, अपने जीवन से प्रेम करो। और आसपास के जो व्यक्ति हैं, समाज है, प्रकृति है, इनसे प्रेम करो, चाहे ये नष्ट होती है तो होने दो। और ये जीवन का एक अटल सत्य है कि हमें भी एक ना एक दिन नष्ट होना है। तो प्रयोगवादी कवियों की क्षणवादी विचारधारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सटीक बैठती है। अगला देखते हैं, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण के अंतर्गत प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति को आधार बनाकर अपने मनोभावों को व्यक्त किया। आगे जी ने भी प्रारंभ में छायावादी कवि थे, बाद में इन्होंने नए नए प्रयोग किए, लेकिन प्रारंभ की जो कविताएं हैं उनमें इनके छायावादी भाव व्यंजना के उदाहरण मिलते हैं। और इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति चित्रण के अंतर्गत कुछ रचनाएं रची है, जैसे अरि ओ करुणा प्रभा में और हरी घास पर क्षणभर। इनमें प्रकृति चित्रण किया गया है। आइए एक, जैसे सागर चित्र, अपने काव्य में सागर को महत्व दिया है। जैसे अपने सिलेबस में भी भीतर जागा दाता, उसमें सागर से प्रेरणा लेने के लिए हमें प्रेरित किया है। और सागर पर सांझ के चित्र, सूर्योदय, झील का किनारा व चांदनी, शरद चांदनी। इस प्रकार आगे जी ने अपने काव्य में प्रकृति का स्वाभाविक और उद्दीपन रूप में वर्णन किया है। आइए एक उदाहरण देखते हैं, शरद चांदनी का वर्णन देखते हैं। शरद चांदनी बरसी अंजलि भरकर पी लो। यहाँ पर शरद चांदनी का आनंद लेने के लिए व्यक्ति को प्रेरित किया है। इन पंक्तियों में आज्ञा जी की
प्रकृति चित्रण का वर्णन है। अगला देखते हैं जो इनकी काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत आता है, युग चित्रण एवं व्यंग्य। युग चित्रण एवं व्यंग्य। आगे जी ने समकालीन परिस्थितियों का अपने काव्य में समावेश किया है और तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन सटीक व उदाहरण सहित किया है, व्यंग किया है। और इन्होंने समकालीन जो शिक्षित वर्ग है या नगर में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उन पर व्यंग किया है। आइए उनका एक व्यंग्यात्मक उदाहरण देखते हैं। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें आया नहीं। यहाँ पर इन पंक्तियों में आगे जी ने एक सभ्य व्यक्ति, पढ़े लिखे इंसान और नगर में रहने वाले व्यक्ति पर व्यंग किया है। अगला उदाहरण देखते हैं, अभिव्यंजना कौशल। अभिव्यंजना कौशल। कवि ने अपने काव्य में व्यक्तिगत भावों को अधिक महत्व दिया है। इन्होंने अपने भाव व्यंजनाओं को विभिन्न उपमानों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इनके उपमाओं में एक आकर्षण दिखाई देता है, आकर्षण पैदा करता है पाठकों में। और इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को प्रखर ढंग से अपने काव्य में प्रयोग किया है। कहीं कहीं इनकी आलोचना भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपने भावों को सही ढंग से अपने मनोभाव के अनुसार प्रस्तुत किया है। आइए इनका एक अपने अभिव्यंजना, अपने भावों की जो अभिव्यंजना की है उसका उदाहरण देखते हैं। पति सेवा रत सांझ, उचकता देख पराया चांद। पति सेवा रत सांझ, उचकता देख पराया चांद। यहाँ पर आगे ने अपने इस कविता में अपने मनोभावों को प्रकृति पर आरोपित करके अपने भावों की अभिव्यंजना की है। आइए इनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में, इनकी शिल्पगत कला पक्ष को देखते हुए इनके उदाहरण देखते हैं। अगला है भाषा शोषण या भाषा प्रयोग, भाषा का प्रयोग। आगे जी की साहित्यिक भाषा खड़ी बोली है। इन्होंने खड़ी बोली का आकर्षक व प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। इनकी भाषा में तत्सम, देशज व स्थानीय शब्दों का प्रयोग कहीं ना कहीं मिलता है। और इन्होंने अपने भाषा में वर्णनात्मक शैली, चित्रात्मक शैली आदि का प्रयोग किया है। अगला उदाहरण देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, अप्रस्तुत विधान। प्रयोगवादी कवियों ने, लगभग सभी प्रयोगवादी कवियों ने अप्रस्तुत वर्णन किया है। जो पहले परंपरागत जो उपमान दिए जा रहे थे, अलंकारों का प्रयोग किया था, वो प्रयोगवाद में थोड़ा कम हो गया था और नए उपमानों को अधिक प्रयोग किया जाने लग गया।
इसी संबंध में आगे जी ने कहा है कि अधिक प्रयोग करने से बर्तनों का मुलम्मा छूट जाता है। तो ये उपमान कर गए हैं कुछ। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने काव्य में अप्रस्तुत का प्रयोग किया है, अप्रस्तुत विधान जो पहले से नहीं थे। रीतिकालीन कवियों ने जो प्रयोग किए थे, उपमाओं का प्रयोग किया था, अलंकारों का प्रयोग किया था, उनके हिसाब से वे नहीं चले, उन्होंने अलग से प्रयोग किया। आइए एक उदाहरण देखते हैं। जमाए सी स्फीत राते, इसमें उपमा अलंकार है। और अन्य और भी उदाहरण है, देखते हैं। भोर का बावरा अहेरी, पहले बिछाता है आलोक की लाल कणियाँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनके काव्य में अप्रस्तुत उपमानों का प्रयोग किया गया है। अगला है छंद विधान। समकालीन कवियों व पूर्ववर्ती कवियों की तरह भी इन्होंने भी अपने काव्य में छंद का प्रयोग किया है। और जो प्रयोगवादी कवि हैं वो अधिकतर मुक्तक छंद में कविताएं लिखते थे। इन्होंने भी अपने छंदों में, अपने काव्य में मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। कांगड़े की छोरियाँ, कुछ गोरी कुछ भोरियाँ, लालाजी जेवर बना दो, खाली करो तिजोरियाँ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आगे जी ने अपने काव्य में विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया, लेकिन इनका प्रमुख छंद मुक्तक छंद ही कहलाता है। अगला देखते हैं बिंब योजना। इन्होंने अपने काव्य में नए नए उपमान प्रतिमानों का प्रयोग किया और नए बिंबों का प्रयोग किया। इनकी कविताओं में नए नए बिंब के उदाहरण मिलते हैं और कुछ स्वतः ही इनके वैचारिक भावनाओं की वजह से काव्य में उपस्थित हुए। आइए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर जो सूर्य है उसको एक शिकारी बताया है, शिकारी के समान बताया है। भोर का बावरा अहेरी, पहले बिछाता है आलोक की लाल कणियाँ। कि जिस प्रकार से शिकारी पहले जाल बिछाता है फिर उसके बाद में शिकार करता है, वैसे ही सूर्य पहले अपने प्रकाश को फैलाता है और फिर मनुष्यों में नई ऊर्जा फैलाता है। ये अपने सिलेबस में भी है, हम पढ़ेंगे जब अपना व्याख्या का सेशन चलेगा, उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे विस्तार से। आज के लिए ही इतना काफ़ी है। धन्यवाद।